और चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, द फर्स्ट जनरेशन लर्नर मे एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी विद। हु इज फर्स्ट जनरेशन लर्नर? यहां पे फर्स्ट जनरेशन का अर्थ क्या है? इसे बोला जाता है प्रथम पीढ़ी। पहली पीढ़ी के जो लर्नर होते हैं वो कौन कहलाते हैं? फैमिली में फर्स्ट जनरेशन है जो एजुकेशन को रिसीव करता है। किस लेवल पे? किस लेवल पे? हायर लेवल पे। अगर आपके पेरेंट्स अगर 5th स्टैंडर्ड में तक पढ़े हुए हैं तो क्या आप फर्स्ट जनरेशन लर्नर होंगे? अगर वो 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं तो क्या आप फर्स्ट जनरेशन लर्नर होंगे? अगर वो 12th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं तो क्या आप फर्स्ट जनरेशन लर्नर होंगे? अगर वो ग्रेजुएशन पढ़े हुए हैं तो क्या आप फर्स्ट जनरेशन लर्नर होंगे? हाँ या ना? तो 5th स्टैंडर्ड में अगर वो पढ़े हुए हैं तो आप फर्स्ट जनरेशन लर्नर होंगे? और 10th तक है तो क्या आप होंगे? नहीं। क्यों? ये कौन सा तरीका है? मतलब कहाँ बीच में आपने ये डिसाइड कर लिया कि 8वीं या 9वीं कक्षा पढ़ना यानी कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर उसकी वैल्यू नहीं है और 10th की वैल्यू है? यही तो पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि हायर और लोअर का लेवल आपने कौन सा निर्धारित कर लिया अपने दिमाग में? ये आपका परसेप्शन है कि आपने निर्धारित किया अपने जहन में कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर आप तब होंगे जब आपने 10वीं पास नहीं किया आपके पेरेंट्स। ये आपने अपने दिमाग में कर लिया, 10वीं भी पास नहीं की। पर इसके लिए आपके पास तर्क क्या है? तर्क नहीं है। इसका मतलब इस वक्त तक ये एक परसेप्चुअल ब्लॉक है जो कि इस समस्या के समाधान में एक मेंटल सेट के रूप में बाधा उत्पन्न करेगा। समझ में आई बात? इसलिए आपका एक मेंटल सेट हो गया, एक परसेप्शन बन गया, तो आप इसी आईने इसी चश्मे से सारी दुनिया को देखेंगे। तो पहले तो ये चश्मा उतारते हैं। इनमें से कोई भी हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता है। कैसे? अगर मैं एक 10th स्टैंडर्ड में बच्चा है और उसकी बात कर रहा हूं, मैं 10th स्टैंडर्ड में एक बच्चा है और उसकी बात कर रहा हूं और उसके घर में कोई भी इससे पहले 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा, तो ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर। अगर ये 5th स्टैंडर्ड में है बच्चा और इससे पहले की जो एजुकेशन है इसके परिवार में वो 5th स्टैंडर्ड से कम की है, तो ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। अगर ये 12वीं में, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसको बोलते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। क्या कहते हैं? ऑपरेशनल डेफिनेशन। तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर आपकी कंटेक्स्ट, आपकी सिचुएशन के आधार पर निर्धारित होगा। दैट हु कैन बी फर्स्ट जनरेशन लर्नर, हु कैन नॉट बी फर्स्ट जनरेशन लर्नर। तो आपको पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यहां पे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे की और उसके माता पिता 10वीं तक नहीं पढ़े हुए हैं, तो वो अपने घर में फर्स्ट जनरेशन लर्नर है जो कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये क्या होते हैं? ये एक ऑपरेशनली डिफाइन होते हैं कि हम जिस जगह पे उपयोग कर रहे हैं उसके आधार पे इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है ना? तो मेरे केस में क्या रहा? लर्निंग जनरेशनल ब्लॉक। मतलब मेरे दादा पोस्ट ग्रेजुएटेड थे, बट मेरे फादर ने पढ़ाई 5वीं कक्षा में छोड़ दी। मेरी मदर 10वीं कक्षा पढ़ी, ठीक है, और मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया स्कूली शिक्षा। तो मेरे केस में मैं ये कह सकता हूं कि मैं स्टिल अभी भी फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूं।
कारण उसका, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में नहीं हूं इस तरीके से कि मुझे दादा का मार्गदर्शन मिलता, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का। तो मैं अपनी मदर के साथ रहा हूं, और मेरे फादर और मदर दोनों की ही जो एजुकेशन थी वो 10वीं कक्षा से कम है। तो जब मैं 11वीं कक्षा में होऊंगा तो मुझे निर्देशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 11वीं कक्षा की समस्या जो है वो मेरी मदर ने देखी ही नहीं। तो मुझे अपने डिसीजन, अपना डायरेक्शन खुद लेना पड़ेगा, कहीं से तलाशना पड़ेगा बाहर। तो इन दैट वे मैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर बन जाता हूं। आर यू गेटिंग इट? तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के माइंड में। मैंने इसीलिए यहां पे आपको इसको क्लियर कर दिया कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आप कैसे देखेंगे, राइट? तो द फर्स्ट जनरेशन लर्नर मे एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी विद, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फर्स्ट जनरेशन लर्नर को कहां पे होगी? राइटिंग इन वर्कशीट, वर्कशीट में लिखने में, सेल्फ स्टडी में, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, या लर्निंग द फर्स्ट लैंग्वेज। यहां पे बहुत सारी चीजें हैं। राइटिंग इन द वर्कशीट, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूं क्योंकि बाद में बताने का मौका मिले। वर्कशीट होती क्यों है? व्हाई वर्कशीट? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसका मतलब लॉ ऑफ रिपीटेशन, इसका मतलब इट इज फॉर मेंटेनेंस। जो हमने पढ़ा क्लास में उसको मेंटेन करने के लिए हमारी शॉर्ट टर्म में, और इलैबोरेटिव रिहर्सल फॉर लॉन्ग टर्म। तो मेंटेनेंस एंड इलैबोरेटिव रिहर्सल दोनों लिख लीजिएगा। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ध्यान से समझिएगा, हम जब किसी ज्ञान को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में फिक्स करना चाहते हैं तो हम मेंटेनेंस करते हैं। जो आप मुझसे मांगते हैं एग्जाम्पल बता दीजिए, एक और एग्जाम्पल बता दीजिए, ये हुआ मेंटेनेंस, ठीक है। जब हम उसे किसी दूसरी जगह पे लागू करके देखते हैं, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल दिया था मैंने, कि एक जगह के ज्ञान को दूसरी जगह, एक जगह की लर्निंग को दूसरी जगह पे लागू करना, तो जब हम उसे ट्रांसफर करके देखते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? इलैबोरेटिव रिहर्सल कर रहे होते हैं। इससे शॉर्ट टर्म मेमोरी से नॉलेज कहाँ जाती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। वर्कशीट्स इसलिए होती है। चलिए, ये वर्कशीट प्रिंसिपल है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन? एक्सप्रेशन, पहली बात। दूसरा, लेवल ऑफ थिंकिंग, ठीक है। राइटिंग स्किल, और टाइम मैनेजमेंट नहीं कह सकते। टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टेस्ट में होता है। टाइम मैनेजमेंट की जो ज़्यादा समस्या देखते हैं हम, वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में देखते हैं। और बताएं, गैप्स इन लर्निंग हो सकता है, बिल्कुल डायग्नोस्टिक के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी चीज को कैसे लिख रहे हो, वो तो स्किल में आ गया ना, राइटिंग स्किल का हिस्सा हो गया तो। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मिस कर रहे हो, जिस पे प्रश्न आता है, इन पे भी आता है, जिन जो 3 पॉइंट आपने बताए उन पे भी आता है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसे कि आप मिस कर रहे हो। अपने शब्दों में किसी चीज को लिखना, अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप है। ध्यान रखिएगा, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन में जब भी एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें लिखा होता है इल्यूसिडेट, इलैबोरेट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, क्रिटिकली एग्जामिन। तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट से जोड़ते हैं। तो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, आप कितना कॉन्टेक्स्ट से जोड़ करके बात को अपनी रख पाते हैं। तो यानी कि आपकी एसोसिएशन करने की क्षमता,
जब हम कॉन्टेक्चुअलाइजेशन देखते हैं तो आपकी एसोसिएट करने की और कनेक्ट करने की क्षमता कितनी है। तो दैट इज योर एबिलिटी टू कनेक्ट, एबिलिटी टू एसोसिएट। तो आप कितना बेहतर एसिमिलेटर हैं ये देखता है। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये देखते हैं कि आप कितने बेहतर एसिमिलेटर हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। तो 4 चीजें होती हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो मैंने आपसे डिस्कस कर दी। लर्निंग द फर्स्ट लैंग्वेज, क्या जनरेशनल डिफरेंस का लर्निंग द फर्स्ट लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं। लर्निंग द फर्स्ट लैंग्वेज कब प्रभावित होगी? जब $1 मिलियन क्वेश्चन है ये। जब घर का एनवायरनमेंट एक से ज्यादा लैंग्वेज को सपोर्ट करता हो, यानी कि एक से ज्यादा लैंग्वेज यूज थोड़ा सा एडवांस्ड करने की जरूरत है। जब पेरेंट्स डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हो। गुड वन। तो जब 2 पेरेंट्स हैं, दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है, जब दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है तो बच्चा सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहा कि कौन सी लैंग्वेज के साथ में वो जाएगा। ठीक है ना। आज दिल्ली में जो रहने वाले हाई क्लास कल्चर है, वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है? इंग्लिश और हिंदी। बच्चों को, उन्हें यही नहीं पता कि उनकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है। मतलब आपको तो चूज नहीं की जा रही है, आपको ये पता है कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है। ठीक है ना, क्योंकि आप सपने देखते हो हिंदी में। पर पेरेंट्स क्या गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती है। और वो क्या कर रहे हैं, वो घर में उन्होंने इंग्लिश कल्चर इतना बड़ा कर दिया कि बच्चा जो सबसे शुरुआत में सीख रहा है वो अंग्रेजी सीख रहा है, और उसके एनवायरनमेंट में जो बोली जा रही है वो हिंदी बोली जा रही है। सो आप अपने बच्चे को कंफ्यूज कर रहे हो। आप फर्स्ट लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज की जगह पे सिखाओ और सेकंड लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज की जगह पे सिखाओ, वरना आपका बालक आ जाएगा कन्फ्लिक्ट में। और अगर आपको अंग्रेजी सिखानी है बच्चे को पहली भाषा के रूप में, तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाओ, राइट, वरना लिंग्विस्टिक बैरियर क्रिएट होगा उसका। ठीक है ना। और फिर हमने जब बात की है कि एक रेट्रो बैरियर होता है, एक प्रो बैरियर होता है। ठीक है ना। तो जब प्रोएक्टिव बैरियर होता है या रेट्रोएक्टिव बैरियर होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि आपने एक से ज़्यादा फील्ड को चूज कर लिया एक ही जगह पे। अब मान लीजिए आप बांग्ला भी सीख ली और इंग्लिश भी सीख ली। जो पहले सीखी थी वो थी बांग्ला, तो बांग्ला इंटरफेयर कर रही है इंग्लिश में, या इंग्लिश इंटरफेयर कर रही है बांग्ला में। ये प्रॉब्लम होती है। लर्निंग दी फर्स्ट लैंग्वेज 2 जगह पे प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। ध्यान से समझिएगा, 2 जगह पे बच्चे की प्रॉब्लम होती है लर्निंग दी फर्स्ट लैंग्वेज। एक वो जब वो डिसेबल्ड किड है, जब उसका लेफ्ट टेम्पोरल ब्रेन जो है उसमें कहीं प्रॉब्लम है। लेफ्ट साइड का टेम्पोरल ब्रेन है, फ्रंटो टेम्पोरल या टेम्पोरो पेरिटल में अगर प्रॉब्लम है तो उसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती है लर्निंग में। ठीक है। जैसे कि आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, अफेजिया, डिस्फेजिया या फिर डिसलेक्सिया और बहुत सारी लैंग्वेज में, क्योंकि बात लैंग्वेज की कर रहा है, स्पीच की नहीं कर रहा। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जुड़ सकती हैं एक दूसरे से। दूसरा जो फैक्टर है वो है कि जो पेरेंट्स हैं वो दोनों डिफरेंट प्रकार के लैंग्वेज कल्चर से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो ऐसे में हो सकता है। तो 3 ऑप्शन हैं, हमने तीनों डिस्कस कर लिए। चौथा ऑप्शन क्या है? सेल्फ स्टडी। भाई सेल्फ स्टडी में आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। लेकिन आपके पास जो पेरेंट्स हैं वो आपको सेल्फ स्टडी में डायरेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ट्यूशन कल्चर, जो हमारे यहाँ पे जो ट्यूशन कल्चर पनपा और जो अलग अलग ट्यूशन सेंटर्स बने हुए हैं, कोचिंग सेंटर्स बने हुए हैं, उनका मुख्य कारण क्या है? सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही भाई, सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही और पेरेंट्स उसमें डायरेक्शन करने में सक्षम नहीं है। तो आंसर वुड बी सेल्फ स्टडी, राइट। यहां तक क्लियर है भाई? सभी को पेन और कॉपी लेकर के सभी नोट्स बनाते रहना है। ठीक।